हया लोगों की ज़िंदगियों में तबाही करने में काफ़ी हद तक कामयाब हो चुकी है। मुबारक मज़दूर समझ रही थी कि वो रिफ़त को सारा कुछ उसके हाथ में दे के हर चीज़ से फ़ारिग हो जाएगी, यानी कि खैर खैरियत से जा सकेगी। लेकिन उसको नहीं पता कि पीछे किस किस्म की बुरी तरीके से फूट पड़ने वाली है और पीछे से क्या-क्या होने वाला है। क्योंकि हया को ये बात बिल्कुल भी हज़म नहीं हो रही है कि आखिर कैसे वो ऐसे कर सकती है, कैसे यहाँ पर जा सकती है, यानी कि सारे इख्तियारात रिफ़त भाभी को कैसे मिल सकते हैं। उसके तो ज़हन में यही बैठ चुका था कि सब कुछ मेरे हाथ में होगा। लेकिन ये चीज़ देख के उसको काफ़ी हैरत होती है, उसको काफ़ी गुस्सा भी आ जाता है और वो इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाती और कहती है कि ऐसा मैं नहीं होने दूँगी, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। क्योंकि अब जाकर उसको समझ आई है कि यहाँ पर वाक़ई में असूल चलते हैं, चालाकियों से काम नहीं चलता, चालाकियाँ पीछे छोड़नी पड़ती हैं। लेकिन अब जाकर वो और ही कुछ करने वाली है। वो बुरे तरीके से लड़वाने वाली है रिफ़त को और उसके बाद साइमा को। इन दोनों के दरमियान इस कदर बुरी आग लगा दी इस औरत ने कि सब कुछ जल के भस्म हो जाएगा। लेकिन समझ नहीं पाएगी साइमा कि आखिर हुआ तो हुआ क्या। वो तो इतनी कान की कच्ची निकली, सारी बातें हया की आंखें बंद करके मानना शुरू हो जाती है कि नहीं, वाकई में हया बिल्कुल सच कह रही है। लेकिन उसको थोड़ा तो सोचना चाहिए था कि रिफ़त और उसके दरमियान क्या था, लेकिन उसने बिल्कुल भी नहीं सोचा। ऐसे कान के कच्चे से तो अल्लाह ही पनाह दे। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से रिफ़त अपनी सफाइयाँ पेश कर रही है और हया को कहती है कि हया, मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है। इन सारी चीज़ों को मैं कैसे हैंडल करूं, मुझे तो खुद को समझ नहीं आ रही। हया इधर भी अपनी चालाकी बेच रही है और कहती है कि आप फ़िक्र मत कीजिए भाभी, मैं आपके साथ हूँ और आपका साथ देने के लिए हर वक्त तैयार खड़ी हूँ। आपको फ़िक्र करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल टेंशन ना लीजिए, इन सब चीज़ों को मैं खुद हैंडल कर लूँगी। आप सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने काम की तरफ ध्यान दीजिए और उसको बड़ी खुश उसलूबी से अदा कीजिए। यानी कि उधर भी अच्छी बन रही है और उधर भी, लेकिन अंदर ही अंदर जड़ें काटती चली जा रही है, काटती चली जा रही है, जो किसी को नज़र नहीं आ रही। लेकिन सब हया हया के चक्कर में उससे मदद मांग रहे हैं। रिफ़त काफ़ी परेशान है और कहती है, फ़ाक मुझे खुद समझ नहीं आ रही, आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है। मैं जब भी कोई काम को अच्छा करने की कोशिश करती हूँ, वो काम बिगड़ क्यों जाता है और साइमा के दिल में मेरे लिए इतनी नफ़रत कैसे भर गई। इन सब चीज़ों की मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती। साइमा जैसे ही ज़रार से बात करती है और ज़रार को कहती है कि मुझे रिफ़त भाभी पे पहले ही यकीन नहीं करना चाहिए था। उन्होंने ये सब कुछ किया, जिस पर वो ये बात मानने से इनकार कर देगा और कहेगा कि मुझे ये बात पे बिल्कुल भी यकीन नहीं है। तुम ये ज़रूर किसी साज़िश का हिस्सा बन रही हो। तुम समझने की कोशिश करो। लेकिन मुझे रिफ़त भाभी पे पूरा यकीन है कि वो ऐसा नहीं कह सकती। लेकिन बहुत जल्द ज़रार का दिमाग भी वो ख़राब करने वाली है। उसको भी अंदाज़ा होने वाला है कि नहीं भई, मामलात काफ़ी ज़्यादा ख़राब हैं। अब उसको सोच समझ के कोई कदम उठाना है, सोच समझ के ही सब कुछ करना है। इन सारी चीज़ों के पीछे आखिर क्या बाकी रह गया? कुछ भी नहीं, क्योंकि हाथ धो के पीछे पड़ चुकी है जिस तरीके से ये औरत, वो कुछ ना कुछ तो करवा के ही रहेगी। कुछ ऐसा सिस्टम करवाएगी कि हर चीज़ तहस-नहस हो जाएगी, क्योंकि अब वो खुद भी तंग आ चुकी है इन सब चीज़ों से। लेकिन हया सब्र का दामन नहीं छोड़ रही है और वो चाहती है कि जितनी जल्दी हो सके इन लोगों का काम तमाम कर दिया जाए, ताकि हर चीज़ उसके हाथ में आ जाए। हया लोगों की ज़िंदगियों में तबाही करने में काफ़ी हद तक कामयाब हो चुकी है। मुबारक मज़दूर समझ रही थी कि वो रिफ़त को सारा कुछ उसके हाथ में दे के हर चीज़ से फ़ारिग हो जाएगी, यानी कि खैर खैरियत से जा सकेगी। लेकिन उसको नहीं पता कि पीछे किस किस्म की बुरी तरीके से फूट पड़ने वाली है और पीछे से क्या-क्या होने वाला है। क्योंकि हया को ये बात बिल्कुल भी हज़म नहीं हो रही है कि आखिर कैसे वो ऐसे कर सकती है, कैसे यहाँ पर जा सकती है, यानी कि सारे इख्तियारात रिफ़त भाभी को कैसे मिल सकते हैं। उसके तो ज़हन में यही बैठ चुका था कि सब कुछ मेरे हाथ में होगा। लेकिन ये चीज़ देख के उसको काफ़ी हैरत होती है, उसको काफ़ी गुस्सा भी आ जाता है और वो इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाती और कहती है कि ऐसा मैं नहीं होने दूँगी,
चाहे जो मर्जी हो जाए। क्योंकि अब जाकर उसको समझ आई है कि यहाँ पर वाकई में असूल चलते हैं, चालाकियों से काम नहीं चलता, चालाकियाँ पीछे छोड़नी पड़ती हैं। लेकिन अब जाकर वो और ही कुछ करने वाली है। वो बुरे तरीके से लड़वाने वाली है रिफ़त को और उसके बाद साइमा को। इन दोनों के दरमियान इस कदर बुरी आग लगा दी इस औरत ने कि सब कुछ जल के भस्म हो जाएगा। लेकिन समझ नहीं पाएगी साइमा कि आखिर हुआ तो हुआ क्या। वो तो इतनी कान की कच्ची निकली, सारी बातें हया की आंखें बंद करके मानना शुरू हो जाती है कि नहीं, वाकई में हया बिल्कुल सच कह रही है। लेकिन उसको थोड़ा तो सोचना चाहिए था कि रिफ़त और उसके दरमियान क्या था, लेकिन उसने बिल्कुल भी नहीं सोचा। ऐसे कान के कच्चे से तो अल्लाह ही पनाह दे। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से रिफ़त अपनी सफाइयाँ पेश कर रही है और हया को कहती है कि हया, मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है। इन सारी चीज़ों को मैं कैसे हैंडल करूं? मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आ रही। हया इधर भी अपनी चालाकी बेच रही है और कहती है कि आप फिक्र मत कीजिए भाभी, मैं आपके साथ हूँ और आपका साथ देने के लिए हर वक्त तैयार खड़ी हूँ। आपको फिक्र करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल टेंशन न लीजिए, इन सब चीज़ों को मैं खुद हैंडल कर लूँगी। आप सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने काम की तरफ ध्यान दीजिए और उसको बड़ी खुश उसलूबी से अदा कीजिए। यानी कि उधर भी अच्छी बन रही है और उधर भी, लेकिन अंदर ही अंदर जड़ें काटती चली जा रही है, काटती चली जा रही है, जो किसी को नज़र नहीं आ रही। लेकिन सब हया हया के चक्कर में उससे मदद मांग रहे हैं। रिफ़त काफ़ी परेशान है और कहती है, फाक मुझे खुद समझ नहीं आ रही, आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है। मैं जब भी कोई काम को अच्छा करने की कोशिश करती हूँ, वो काम बिगड़ क्यों जाता है और साइमा के दिल में मेरे लिए इतनी नफ़रत कैसे भर गई। इन सब चीज़ों की मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती। साइमा जैसे ही ज़रार से बात करती है और ज़रार को कहती है कि मुझे रिफ़त भाभी पे पहले ही यकीन नहीं करना चाहिए था। उन्होंने ये सब कुछ किया जिस पर वो ये बात मानने से इनकार कर देगा और कहेगा कि मुझे ये बात पे बिल्कुल भी यकीन नहीं है। तुम ये ज़रूर किसी साजिश का हिस्सा बन रही हो। तुम समझने की कोशिश करो। लेकिन मुझे रिफ़त भाभी पे पूरा यकीन है कि वो ऐसा नहीं कह सकती। लेकिन बहुत जल्द ज़रार का दिमाग भी वो ख़राब करने वाली है। उसको भी अंदाज़ा होने वाला है कि नहीं भई, मामलात काफ़ी ज़्यादा ख़राब हैं। अब उसको सोच समझ के कोई कदम उठाना है, सोच समझ के ही सब कुछ करना है। इन सारी चीज़ों के पीछे आखिर क्या बाकी रह गया? कुछ भी नहीं, क्योंकि हाथ धो के पीछे पड़ चुकी है जिस तरीके से ये औरत, वो कुछ ना कुछ तो करवा के ही रहेगी। कुछ ऐसा सिस्टम करवाएगी कि हर चीज़ तहस-नहस हो जाएगी, क्योंकि अब वो खुद भी तंग आ चुकी है इन सब चीज़ों से। लेकिन हया सब्र का दामन नहीं छोड़ रही है और वो चाहती है कि जितनी जल्दी हो सके इन लोगों का काम तमाम कर दिया जाए, ताकि हर चीज़ उसके हाथ में आ जाए।